में जवाब देना पड़ेगा। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। कर्नाटक में राजनीतिक बिसात बिछ चुकी है और अब आगे कौन होगा किंग, इसको लेकर बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि जोर आजमाइश तमाम पार्टियों की ओर से की जा रही है। तारीखों का ऐलान हो चुका है, चुनाव की तारीख 10, नतीजे की तारीख 13 और उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार किसके बनने जा रही है, कौन इस बार ज्यादा इस महामुकाबले में टक्कर देता नजर आ रहा है, किसका पलड़ा भारी है। इन तमाम पहलुओं पर होगी चर्चा। देखिए, कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। चुनाव आयोग ने 10 मई को एक ही चरण में वोटिंग कराने का ऐलान किया है, जबकि 13 मई को चुनाव के नतीजे आएंगे। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी 2 महीने के अंदर 7 दौरे कर चुके हैं। वहीं बीजेपी ने 4% ओबीसी मुस्लिम आरक्षण खत्म कर लिंगायत और वोकालिंगा वोट को साधने की कोशिश की है। कर्नाटक की सियासत पर विस्तार से करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। बच गया बिगुल, बिछ गई बिसात। किसकी शह, किसकी होगी मात। हाथ को मिलेगा साथ या फिर खिलेगा कमल। हिजाब से निकला आरक्षण पर अटका। कर्नाटक विधानसभा में चलेगा कौन सा टोटका। 2023 में सेमीफाइनल, 2024 में होगा फाइनल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2024 विधानसभा सीट वाले कर्नाटक के लिए एक चरण में चुनाव होंगे। 10 मई को डलेंगे वोट और जबकि नतीजे आएंगे 13 तारीख। Assembly elections for 2023 would be like this. The Gazette notification would be issued on 13th of April. Last date of making nominations would be 20th of April. Date of scrutiny would be 21st April 2023. After that, the withdrawal of the candidature can be up to 24th of April. The polling will take place on 10th of 5 in single phase, and day of counting would be 13th of May. कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर इस बार सबकी निगाहें हैं। जहां बीजेपी एक बार फिर से वापसी की कोशिश में है, तो कांग्रेस और जेडीएस 2018 से बेहतर प्रदर्शन के मूड में हैं। 2018 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 104 सीट, कांग्रेस को 78, जेडीएस को 37, जबकि अन्य के खाते में 3 सीटें गई थी। इस बार के विधानसभा चुनाव में करप्शन, सांप्रदायिक तनाव, महाराष्ट्र सीमा विवाद, आरक्षण विवाद, हिजाब और टीपू सुल्तान जैसे मुद्दे छाए रहने वाले हैं। बीजेपी ने चुनाव के ऐलान से पहले ही मुस्लिम आरक्षण खत्म कर बड़ा दांव चला है। इस 4% आरक्षण को लिंगायत और वोकालिंगा में बांटा गया। अब देखने वाली बात यह है कि वोटर किस मुद्दे पर विधानसभा चुनाव में किस पार्टी के लिए बटन दबाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ में इस वक्त है आलोक वत्स, नेता बीजेपी, यश श्रीवास्तव में प्रवक्ता कांग्रेस, डॉक्टर सुनील कौशिक हैं वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में, और डॉक्टर मोहम्मद आमीन हमारे साथ में पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर हैं चुनाव आयोग के। सभी का एक बार स्वागत है। शुरुआत बीजेपी के साथ में कर लेते हैं। आलोक वत्स साहब, सवाल ये है कि किन मुद्दों को लेकर बीजेपी उतरने वाली है। हालांकि पीएम मोदी ने कहा कि हम करप्शन के खिलाफ, करप्टेड लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमारी आगे भी जारी रहेगी, लेकिन वहीं जब आप कर्नाटक की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के एक विधायक दोषी हो जाते हैं, उनको सजा होती है घोटाले में, 8 करोड़ के मामले में लोकायुक्त उनको दोषी पाते हैं। देखिए, हम विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अगर इक्के दुक्के कोई आदमी इस तरीके के चीजों में लिप्त पाए जाते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी पार्टी ऐसी है। हमने जिस भी स्टेट में दोबारा तिबारा अगर हम रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब वहाँ की जनता को हमारे कार्यनीति पर भरोसा है, हमारे कार्यों पे भरोसा है, हमारे कारनामों पे भरोसा है, और जो डिलीवर हम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट रिलीफ जो उनको मिल रहा है उसका उनको लाभ मिल रहा है। कांग्रेस ने तो अभी तक कर्नाटका को एटीएम की तरह यूज किया है, सिर्फ वहां से लूट खसोट का मामला ही चला है, और इसका परिणाम यह है कि आज वो किस स्थिति में आके खड़ा है। उसके बाद जो डेवलपमेंट, हमारे जो 37 प्रधानमंत्री कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिसका लाभ धर्म जाति से ऊपर उठ के
समाज के हर वर्ग को मिल रहा वत्स है। साहब, ये भी बताइए कि वहां पर पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगेंगे या वहां की सरकार के काम पर? देखिए, अगर हमारा फेस पीएम मोदी है तो इसको मानने में कोई गुरेज नहीं है। वो हमारे पास एक ऐसी चेहरा है जो हर जगह वोटर को प्रभावित करने में सफल हो जाते हैं, और इसके तहत और जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसको स्टेट ने अपने लेवल पे लोगों के धरती पे उतार के उनको रिलीफ देने का काम किया है, तो दोनों का सामंजस्य है, नरेंद्र मोदी जी के भी चेहरे का, उनके कल्याणकारी योजनाओं का, और स्टेट लीडरशिप का भी, और स्टेट के जो हमारे वर्कर हैं जो जन जन तक घुसे हुए हैं, जो जन जन के साथ दिन रात कांग्रेस अपनी से चुनौती कवायद में मान रहे लगे हैं कि हुए नहीं हैं, मान रहे? जन कल्याणकारी जल्दी से सर, नीतियों को कर्नाटक बताने में कांग्रेस से चुनौती समझाने मान रहे हैं कि में, नहीं मान रहे? इस सबका सम्मिश्रण से चुनाव लड़ा जाएगा। यश चुनाव एक श्रीवास्तव, बैटल की तरह है, और इस बैटल में किसी भी अस्त्र को इस्तेमाल करने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी। चलिए श्रीवास्तव, हम भी नहीं अब रखेंगे बीजेपी की स्ट्रैटेजी तो आप समझ ही चुके हैं। उन्होंने बता दिया कि हम किन किन योजनाओं के तहत और क्या क्या हमारी स्ट्रैटेजी है, उसके तहत हम चुनाव लड़ने वाले हैं। कांग्रेस कितना तैयार है? पिछली बार कड़ा मुकाबला था, इस बार भी आपके पास तो एक अच्छा विषय भी है जिसको आप लगातार भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, राहुल गांधी की सदस्यता जाना, जिसको लेकर एक मोमेंटम तैयार किया जा रहा है, और साथ ही साथ ये टीपू सुल्तान के विषय, ये कितने काम आने वाले हैं? पहले तो मैं ये पूछता हूँ कि आवाज आ रही है आपको? मेरी फोन आ रही है यश श्रीवास्तव, आ रही है आपकी आवाज। ओके, तो सबसे पहले तो ये बीजेपी के जो प्रवक्ता था उन्हें ये जान लें कि देश मोदी नहीं है, देश भारत है, और भारत इस देश के 140 करोड़ लोगों से बनता है, किसी एक नेता से नहीं, और उस नेता से तो बिल्कुल नहीं जो प्रचार के दम पे खड़ा है। दूसरी बात, जो ये कर्नाटक की बात करते हैं, चाहे जब इनको ये याद होना चाहिए कि 2018 में कांग्रेस चुनाव जीत कर आई, 15 महीने बाद उसको बीजेपी ने बड़ी शान से, जो कि वास्तव में एक अपराध है, उसको बड़ी शान से ऑपरेशन लोटस नाम देके गायब करते हैं और अपनी सरकार जबरदस्ती बना के बैठ जाते हैं। और ये कांग्रेस पे आरोप लगाते हैं एटीएम का, इनका सीएम पेसीएम है, 40% सरकार पूरी दुनिया जानती है, वर्ल्ड मीडिया जानता है। और उसके अलावा चलिए वो तो ठीक है, जो किया उन्होंने ये तो उनकी पुरानी फितरत है, लेकिन इन्होंने नया क्या किया है? स्कूल के बच्चों को आपस में बंटवा दिया। आधे बच्चे ऑरेंज पगड़ी पहन के घूम रहे हैं, आधे नीली पगड़ी पहन के घूम रहे हैं। कर क्या रहे हैं? स्कूल में पढ़ाई लिखाई छोड़ के एक बच्ची को हिजाब के पीछे प्रवचन देने में लगे, गुंडागर्दी मचा रखी है, पूरे समाज को बांट रखा है। ये किया है इन्होंने। और अभी इनके जो लेटेस्ट जो नए इनके कारनामे, जिसको अभी वत्स साहब कह रहे थे, वो ये है कि इन्होंने एंड टाइम पे लिंगायत और एक और समुदाय को साधने के लिए मुस्लिम आरक्षण खत्म कर दिया। यानी इनको जनता लगती है कि बस ये मुस्लिम के नाम पे कुछ भी करते जाएंगे और लोगों को, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई बर्बाद होती दिखेगी। उस कर्नाटक में जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो नहीं दिखाई देगा, बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ उनका भविष्य खतरे में नहीं दिखाई देगा, और इनके कारनामे जनता को दिखाई देंगे। कौन से कारनामे किए हैं आपने जनता को बांटने के अलावा? अमित जी, लड़ाई झगड़ा करवाया। मैं आती हूँ सर आपके पास। अमित जी, आप दोनों पक्ष की बात सुन रहे हैं। कांग्रेस ने कहा कि साहब आप मुस्लिम वोटर्स का आरक्षण हटाते हैं, आपको लगता है कि मुस्लिम के नाम पर आपको वोट मिलेगा। क्या ये रणनीति अगर है तो क्या ये रणनीति कर्नाटक में काम करने वाली है? क्योंकि बहुत सारे विषय हैं, वो चाहे करप्शन की बात हो, अभी टीपू सुल्तान को लेकर, हिजाब को लेकर, दूसरा जो दो राज्यों के भीतर सीमा विवाद चल रहा है वो कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच का सीमा विवाद है। हमने देखा कि दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री किस तरीके से आपस में बयानबाजी करते भी नजर आए। ये विषय कितना ज्यादा प्रभावी रहने वाले हैं? पहली बात तो पूजा, पिछली बार भी जो चुनाव हुए थे उस चुनाव में कोई एक दल को बहुमत नहीं मिला था। हाँ? और कांग्रेस और जेडीएस ने बाद में चुनाव के परिणाम आने के बाद में एक समझौता किया था, और उसमें पहली बार ऐसा हुआ था जो जिसको सीटें जिस राजनीतिक दल को कम आई उनके मुख्यमंत्री बने थे। गुलाम नबी आज़ाद तब कांग्रेस में थे और वो इस पूरी रणनीति को अंजाम दे रहे थे, तो उन्होंने कुमारस्वामी के नेतृत्व में, क्योंकि कुमारस्वामी की तरफ से ये शर्त थी कि भाई मुख्यमंत्री हम होंगे तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, कांग्रेस ने सरकार बनाई। ये वैसी सरकार थी जो आप अल्पमत वाले को कुर्सी देकर अपने बहुमत का उपयोग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस कोशिश में थी कि उनको जो सीटें मिली है उसमें बहुत कम सीटों को जोड़ना है, और अगर कहीं कोई इस तरह की बात हो
पार्टी दोनों अलग हो तो उनकी सरकार बहुत आराम से बन सकती है। और जिसका जिक्र कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे थे, वो एक तरीके का ऑपरेशन चलाया और उन्होंने सरकार बनाने में विजय प्राप्त की। ये तो सरकार की पूर्ववर्ती कहानी हो गई। लेकिन सवाल ये है, मैं वापस लौट रही हूं आपके पास। अब क्या राहुल गांधी का ये जो मोमेंटम है, या फिर राहुल गांधी अगर वहां पर जाते हैं तो कितना फायदा आप देख रहे हैं कर्नाटक की पॉलिटिक्स में कांग्रेस को खास तौर पर? अभी तक समीक्षा कर ली जाए तो मुझे लगता है कांग्रेस तो राहुल गांधी प्रकरण में ही फंसी हुई है। दिल्ली में लेकर के जो प्रदर्शन चल रहे हैं, जो माहौल क्रिएट हो रहा है, और जहां दूसरा पक्ष देखें मोदी जी को 7 बार वहां जाकर के पिछले 2 महीने में घूम आए। अमित शाह की बात करें तो वो घूम आए। जेपी नड्डा साहब की बात करें तो वहाँ रणनीति बन रही है, वहाँ तमाम रैलियाँ संबोधित हो गई। ऐसी स्थिति में कर्नाटक जैसा चुनाव, पिछले चुनाव की बात करेंगे तो देखेंगे सीट जरूर कांग्रेस की कम आई थी, लेकिन वोट प्रतिशत ज्यादा मिला था बीजेपी के पीछे। 3% वोट ज्यादा मिला था। 36 के आसपास वोट बीजेपी को मिला, 39% के आसपास कांग्रेस को वोट मिला था। तो वोट प्रतिशत ज्यादा था, लेकिन सीटें बीजेपी की ज्यादा थी। इस माहौल को देख करके, जो माहौल हिजाब को लेकर के जो कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, कि मैं इस बात को मानने तैयार नहीं हूं कि शुरुआत किसने की, कहां से माहौल क्रिएट किया गया, जहां सुप्रीम कोर्ट तक लोगों को आना पड़ा। ऐसी स्थिति में जो धरना प्रदर्शन वहां चल रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन होगा, किस पार्टी ने वहां शुरुआत की। दूसरी बात आप देखिए, जेडीएस इस समय कांग्रेस के साथ चुनाव नहीं लड़ रही है, और एआईएमएम भी चुनाव लड़ रही है इस समय। जो ध्रुवीकरण वोटों का होगा, उससे फायदा किसको मिलेगा? निश्चित तौर से मुझे लगता है कि बीजेपी को मिलेगा। दूसरा, जेडीएस ने अभी तय नहीं किया कि चुनाव के बाद की परिस्थितियां कहां कैसे जाएंगी, किस ओर जाएंगे। हो सकता है बीजेपी के साथ चले जाएं, हो सकता है ऐसी स्थिति बने कि कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। लेकिन पिछले बार के जो रिकॉर्ड रहा है, जो कांग्रेस के साथ संबंध रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वहां वापस जा पाएंगे। लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है। दूसरी बात, ध्रुवीकरण की जब बात करेंगे, जहां कुमार स्वामी की बात करें तो वहां लगभग उनके समुदाय का 11% वोट है। 30 सीटें के आसपास ऐसा है जहां वो दखल रखते हैं जिताने और हराने की स्थिति में, तो उनको कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन चुनाव के परिणाम बताएंगे कि उनकी भूमिका क्या रहेगी। लेकिन एआईएमएम, जहां मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, मुस्लिम बाहुल सीटों पर वो चुनाव लड़ते हैं। अब एआईएम बताएंगे कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, तो ध्रुवीकरण होगा। और ध्रुवीकरण के बाद जो मुस्लिम पक्ष के साथ हिजाब को जोड़ा गया था पिछली बार, और जो माहौल क्रिएट किया गया था, जब टीपू सुल्तान को लेकर के अभी तमाम चर्चाएं हुई, किस तरीके से उनकी हत्या की गई, कौन उसका जिम्मेदार है, आरक्षण को लेकर के तमाम मुद्दा बीजेपी की तरफ से उछाला गया है। तो निश्चित तौर से मानिए कि जो ध्रुवीकरण होगा वो बीजेपी को अपनी एक लंबी लकीर खींचने का काम करेगा। हमारे साथ में कांग्रेस के प्रवक्ता इस वक्त हैं क्या टीम? हाँ है। मेरा आपसे एक सवाल है सर। सवाल ये है कि ये जो बाद में आपने भी इस बात का जिक्र किया, ये जो आरक्षण वाला कार्ड है, ये वोकालिंगा जो वोट रहा वो आपके साथ अटैच रहा, लेकिन क्या इस बार इस आरक्षण के बाद में ऐसा तो नहीं कि ये आपका वोट उधर खिसकने वाला है? क्योंकि एक तरीके से तो लोगों को अपने साथ लाने की कोशिश ही की जा रही है ना बीजेपी द्वारा। मैम, लोगों को यदि साथ लाने की कोशिश, क्या मेरी आवाज साफ साफ आ रही है? हाँ, आ रही है आपकी आवाज ठीक से। ओके। यदि लोगों को सचमुच साथ लाने की कोशिश होती तो जब 18 में जनता ने इन्हें विपक्ष में रहने का आदेश दिया था, ये उसका मान रखते। इन्होंने जनता के आदेश का कभी मान रखा ही नहीं। इनको केवल सत्ता का लालच है। जहां तक रहा सवाल आरक्षण का या किसी और बात का, तो आरक्षण की बात तब कीजिए जब ये नौकरी दे पा रहे हैं। नौकरियां उल्टे जा रही हैं। कर्नाटक से बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज भी अब संशय में है कि वहां रहें या ना रहें। इस बीच में जो अभी एक यहाँ पे जो पत्रकार महोदय बैठे हैं, उन्होंने जब कांग्रेस और बीजेपी की बात बताई, तो मैं आपको कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। कांग्रेस कर्नाटक के युवाओं के साथ है, कर्नाटक के लोगों के साथ है। हमने अपनी युवा निधि के बारे में बात की है, जिसमें हम ग्रेजुएट्स को 3,000 रुपए महीना देंगे, डिप्लोमा वालों को सर, इसके साथ एक सवाल मैं और जोड़ना चाह रही हूँ। सुनील कौशिक ने एक बात बोली, कहा कि पीएम मोदी, सर एक सेकंड में एक सवाल जोड़ना चाह रही हूँ, प्लीज सुन लीजिए। पीएम मोदी 7 बार वहां पर जाते हैं, अमित शाह, जेपी नड्डा, तमाम दिग्गज बीजेपी के वहां पर डेरा डाले बैठे हैं, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं का अगर जिक्र करते हैं, देखिए वहां पर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि राहुल भी आए, प्रियंका भी आए, मल्लिकार्जुन खड़गे तो चले जा रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उनके नेता, क्योंकि वो राहुल को मानते हैं, तो वो कहां पर है? वो ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भी आए इतना ही रैपिडली। कौन एक्सपेक्ट कर रहा है मैडम? वहां की ये जनता। ब्रांडिंग और मार्केट नहीं, ये मार्केटिंग ब्रांडिंग की राजनीति बीजेपी की है। कांग्रेस अपना काम करने में ध्यान देती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा था कि हमने जो
युवा निधि के बारे में सोचा है, उसमें हम ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को जो राशि देंगे, उसके अलावा 2.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स देंगे एक साल मतलब में। इससे आपने 10 क्लियर लाख कर दिया कि private आप jobs काम का के नाम हमारा- पर वोट मांगे। सर मैं आपके पास जरूर, एक मोहम्मद अमीन साहब हमारे साथ में, हमारे एक मेहमान है, मैं सर आ रही हूँ एक चीज सेकंड। और इसमें पूजा मैं जोड़ दूंगा कि राहुल गांधी एक बार जा चुके हैं, प्रियंका गांधी वहां गई हैं, और मल्लिकार्जुन खड़गे चूंकि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कर्नाटक से ही वो ताल्लुक रखते हैं, तो लगातार वो रैलियां कर रहे हैं। तो कांग्रेस मैं भी यही अपने- जोड़ने वाला था। कांग्रेस भी अपने नेताओं को वहां बखूबी उतार रहा है, और कांग्रेस ने एक पूरा पैनल बनाया है उसको लेकर, सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के साथ साथ। आमीन साहब, चुनौतियां क्या क्या रहने वाली है चुनाव आयोग के सामने? देखिए, जहां तक सवाल अभी आप डिस्कस कर रही थी कि फैजल के चुनाव के लिए जो है कोर्ट से ऑर्डर आ गए हैं, इसीलिए आपने देखा कि दूसरा जो वैकेंट सीट हो रही थी, और उसमें एक चीज और ये जोड़ना चाहूंगा कि जो भी हमारे पार्लियामेंट के चुनाव होते हैं, जो बाई इलेक्शन होता है, उसमें मिनिमम 1 साल पूरा होना चाहिए। अगर 1 साल से कम रह जाता है तो आप बाई इलेक्शन नहीं होते। एक तो स्थिति है। दूसरी बात, जहां तक सवाल है हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन हमेशा अब चुनाव के मोड में ही रहता है, और जो स्टेट जा चुकी होती हैं और आने वाली होती हैं, उनकी तैयारियों में लगा होता है। हमारी पूरी तैयारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, उनके ऑफिसर फुल ट्रेंड है, हर एक की ट्रेनिंग हो चुकी है, जो हमारे जिला पंचायत अधिकारी हैं, एडीओज हैं, बीडीओज हैं, सभी की तैयारी हो चुकी है। वो तो है आमीन साहब, एक्सरसाइज करने के बाद ही इलेक्शन कमीशन इस तरीके से डिक्लेरेशन करता है चुनाव की तारीखों का। पर अमित जी चुस्त रहेगा। जी जी बोलिए सर, बोलिए। नहीं, मैं ये कह रहा था, जिस वक्त ही अनाउंसमेंट हो जाती है, उस वक्त स्टेट जो है वो इलेक्शन कमीशन के अंडर में आ जाती है। कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। की होती है ना मंत्री की होती है। ठीक है। सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चुनाव आयोग के पास हो जाता है। ठीक है अमीन साहब, मैं आपके पास आती हूँ। अमीन जी, जो मैं सवाल पूछी थी, रैपिडली हम देख रहे हैं कि खुद पीएम मोदी वहां पर जाते हैं, लोगों के साथ में जाना, बैठना, ट्रेन में ट्रैवल करना, मतलब एक जो कनेक्टिविटी होती है, वो आप भी जानते हैं कि ये परसेप्शन की पूरी लड़ाई होती है, लोगों के साथ में कनेक्शन बहुत काम आता है। वो सब चीजें क्या वहां पर कोई कमी खल रही है कांग्रेस की तरफ से? एक चीज तो साफ है, जिसका जिक्र भारतीय राजनीति में अब से कई बरसों बाद भी होता रहेगा, कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव को बड़ी संजीदगी से लड़ती है, चाहे उसमें जो भी साम दाम दंड भेद जिसका भी जिक्र करें, जो राजनीति में और प्रतिस्पर्धा में बहुत हद तक सही माने जाते हैं, उसका वो उपयोग करती है। आपने पूर्वोत्तर के 3 राज्य देखे जो छोटे विधानसभा के राज्य थे, 60-60 विधानसभाएं थी, वहां भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तमाम कोशिशें की। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, हैदराबाद म्युनिसिपल काउंसिल के जब चुनाव हो रहे थे, वहां लोकल निकाय के चुनाव, तो उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी अपनी ताकत झोंकी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश तक को वहां प्रचार के लिए भेजा। तो ये प्रचार का जो स्तर है भारतीय जनता पार्टी का, जिस तरह से वो लोगों के बीच कनेक्टिंग पावर अपना रखती हैं, बढ़ाना चाहती हैं, वो काबिले तारीफ है। राजनीति में आपको चुनाव बहुत संजीदगी से लड़ना चाहिए और उसके लिए बहुत संजीदगी से तैयारी करनी चाहिए, ये राजनीति में दिखता है। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या है? कांग्रेस के साथ दिक्कत जो शुरू से वहां देखने को मिलती है या विभिन्न राज्यों में मिलती है, कि वहां उसके लगभग एक लेवल के 2-3 नेता होते हैं। अब कर्नाटक में आप देखें, सिद्धरमैया पूर्व मुख्यमंत्री हैं, डीके शिव कुमार हैं, परमेश्वर हैं, और फिर मल्लिकार्जुन खड़गे उसी राज्य से आते हैं। तो ये एक तरीके से जो दबाव होगा कांग्रेस के खुद के अंदर, वो कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन ये दबाव रहता है क्योंकि वो अपने अपने लोगों को एकोमोडेट करना चाहते हैं टिकटों में। वो नहीं हो सकता है तो फिर कैसे लड़ेंगे चुनाव? दूसरी तरफ कांग्रेस क्षेत्रीय नेतृत्व पर ज्यादा निर्भर करती है, करना भी चाहिए, और केंद्रीय नेतृत्व जो है उनका, वो चुनाव के वक्त या उसके आगे पीछे ज्यादा सजग होता है। वक्त नहीं मेरे पास, माफी चाहूंगी जिनको कम वक्त मिला हो। बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए, देखिए अब इस सियासी रण में हर कोई अपनी अपनी पारी खेलने के लिए उतर चुका है, लेकिन फैसला जनता का होगा, क्योंकि निर्णायक भूमिका में सिर्फ और सिर्फ जनता ही है। नमस्कार।